हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछली क्लास में राजनीतिक दल के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है ये हम आज आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें अगला जो पार्ट है इसका राजनीतिक दल का, वह है कि भारत में क्षेत्रीय दल की प्रकृति एवं उसका स्वरूप। ठीक है, अब जो क्षेत्रीय दल होते हैं तो उनकी प्रकृति किस प्रकार की है या उनका स्वरूप किस प्रकार का है, तो ये इसमें आप देखिए। तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं तो क्षेत्रीय दल अपनी क्षेत्रीय संस्कृति, इतिहास, भाषा की स्वायत्त पहचान बनाए रखने की ये हमेशा मांग करते हैं। इसके बाद जो क्षेत्रीय दल होते हैं तो क्षेत्रीय दलों ने वैधता बनाए रखने के लिए अपनी एक विचारधारा का निर्माण भी किया है। ठीक है, तो जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं ये अपनी वैधता को बनाए रखने के लिए विचारधाराओं का निर्माण करते हैं। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये दल क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय मुद्दों का सम्मिश्रण करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं तो ये क्या करते हैं, तो चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये दल क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय दोनों मुद्दों को ही मिश्रित करके या मिलाकर प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि भारत में क्षेत्रीय दल मूलतः व्यक्ति केंद्रित होते हैं। हमारे भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं ये मुख्यतः किससे जुड़े हुए होते हैं, व्यक्तियों से जुड़े हुए होते हैं। इस कारण ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद में जो क्षेत्रीय दल होते हैं तो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय पहचान और सम्मान के समर्थक होते हैं। आ रहा समझ में? मतलब कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनको क्षेत्रीय पहचान प्राप्त होती है और ये सम्मान के लिए भी समर्थक होते हैं। मतलब कई लोगों का समर्थन भी इन्हें प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्षेत्रीय दल की प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में हमने आपको बताया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनका भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ा है, तो देखिए इसमें इसका पहला पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का पतन हुआ है। आ रहा समझ में? तो जब क्षेत्रीय दल प्रभावी होने लगते हैं तो धीरे धीरे जो राष्ट्रीय दल होते हैं या राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनका पतन होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं ये इनके क्षेत्रीय दलों में ज़्यादा रुचि रखने लगते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रभावी होने से भारतीय समाज का अधिक लोकतांत्रिकरण हुआ है। इसका अर्थ है कि हमारे भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से, तथा प्रत्येक समृद्ध क्षेत्र के लोगों को सत्ता में सहभागिता भी प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रभावी होने से संघीय शासन प्रणाली ज़्यादा शक्तिशाली हुई है और राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रभावी होने के परिणाम स्वरूप सरकार में अस्थायित्व की समस्या उत्पन्न हुई है। अब ये अस्थायित्व क्या है, तो अस्थायित्व का अर्थ होता है कि सरकार अल्पमत में आने के कारण गिर जाती है, तो उसे हम कहते हैं अस्थायित्व। तो क्षेत्रीय दल जब प्रभावी होते हैं तो सरकार में अस्थायित्व आ जाता है, मतलब सरकार स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि एक दलीय प्रभुत्व वाली राजनीति का अंत होता है। जो एक दलीय प्रणाली होती है उसका अंत होता है, इसके कारण क्षेत्रीय दल के कारण। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि गठबंधन सरकारों के युग का आरंभ हुआ। तो जब क्षेत्रीय दल प्रभावी होने लगे, बहुत सारे क्षेत्रीय दल हमारे भारत में अस्तित्व में आते हैं, तो इसके कारण क्या हुआ कि गठबंधन की सरकारों का शुभारंभ हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी एक पार्टी को या किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो फिर जो बड़ी पार्टी होती है वह कई छोटे छोटे दलों को मिलाते और मिलाकर फिर सरकार बनाती है। तो ऐसे सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इसके कारण फिर गठबंधन की सरकार का शुभारंभ होता है भारत में। इसके बाद फिर अगला आता है कि राष्ट्रीय दलों की
क्षेत्रीय दलों पर बढ़ती निर्भरता। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय दल होते हैं तो उनकी क्षेत्रीय दलों पर बढ़ती निर्भरता या इन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसके बाद फिर अगला आता है कि क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या, दिन प्रतिदिन क्षेत्रीय दलों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कारण जातिवाद को बढ़ावा मिला है। तो जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं इसके कारण हमारे भारत में जातिवाद को अधिक बढ़ावा मिला है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर राजनीति में अवसरवादिता, दल परिवर्तन और भ्रष्टाचार जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें पॉइंट कि कमजोर व अस्थिर केंद्रीय सरकार होती है इसमें। तो जब क्षेत्रीय दल ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि केंद्र सरकार अस्थिर होती है, मतलब स्थिर नहीं होती, स्थायी नहीं होती है, सरकार कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि सरकार को गठबंधन करना पड़ता है, कई दलों को मिलाकर सरकार चलाना पड़ता है, और जब कई दलों को मिलाकर सरकार चलाई जाती है तो उस समय सरकार मजबूत नहीं, सरकार मजबूर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे सांप्रदायिक दल। ठीक है, तो जब हमने आपको पढ़ाया था तो उस समय हमने क्षेत्रीय दल के कुछ प्रकार हमने कुछ राजनीतिक दलों के प्रकार बताए थे, जिसमें राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, सांप्रदायिक दल और तदर्थ दल, ये 4 दल के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो 2 प्रकार हम आपको बता चुके हैं। अब तीसरा प्रकार आता है सांप्रदायिक दल। सांप्रदायिक दल ये कैसे दल होते हैं? तो इनकी सदस्यता किसी धर्म या संप्रदाय के संगठन पर आधारित होती है। आ रहा समझ में। ये कैसे संगठन होते हैं, ये कैसे दल होते हैं? तो इनकी सदस्यता किसी धर्म या संप्रदाय के संगठन पर आधारित होती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये संप्रदाय से संबंधित, किसी धर्म से संबंधित होते हैं, ऐसे दल को सांप्रदायिक दल हम कहते हैं। और ये दल हमेशा अपनी जाति, धर्म, ठीक है, तो ये जाति की रक्षा या धर्म की रक्षा या उसकी उन्नति का प्रयास करते हैं। तो ऐसे दल को सांप्रदायिक दल के नाम से जाना जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है मुस्लिम लीग। अब जो मुस्लिम लीग है तो यह किसकी उन्नति चाहेगा? तो यह मुस्लिमों की उन्नति चाहता है। ऐसे ही अकाली दल होता है पंजाब में, तो यह अकाली दल सिखों की उन्नति के लिए कार्य करेगा। ऐसे ही शिवसेना महाराष्ट्र में होता है, तो शिवसेना ये हिंदू की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो दल होते हैं उन्हें सांप्रदायिक दल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है तदर्थ दल। जो तदर्थ दल होता है, तो तदर्थ दल ये कैसे दल होते हैं? तो ऐसे दलों का गठन किसी शक्तिशाली व्यक्ति या स्थानीय अथवा राज्य के मुद्दों के आधार पर होता है, और इस प्रकार के दल ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होते हैं। ये दल कुछ समय के लिए ही कार्य करते हैं। आ रहा समझ में। ये दल ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं। ऐसे दलों को तदर्थ दल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फिर इसका उदाहरण क्या है? तो इसके कुछ उदाहरण है हमारे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में। जैसे अर्जुन सिंह की एक पार्टी थी जिसका नाम था तिवारी कांग्रेस पार्टी। अब जो तिवारी कांग्रेस पार्टी थी तो ये अर्जुन सिंह की थी पार्टी, और कुछ समय तक यह रही थी। इसके बाद फिर अगली पार्टी आती है माधवराव सिंधिया की मध्य प्रदेश विकास पार्टी। तो यह पार्टी भी ज़्यादा समय तक कार्य नहीं कर पाई, और कुछ समय के बाद फिर इसका भी अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे दलों को तदर्थ दल कहा जाता है जो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक दलों के 4 प्रकार समाप्त हो जाते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड इसमें कि जो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं और राज्य स्तर के दल होते हैं, तो जिन दलों को राष्ट्रीय स्तर के दल और राज्य स्तर के दल की मान्यता प्राप्त होती है तो उन्हें कुछ लाभ भी होते हैं। तो इनके लाभ कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है कि इन दलों के उम्मीदवारों को आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं इनको आकाशवाणी अर्थात रेडियो और दूरदर्शन अर्थात हमारे टेलीविज़न, टीवी पर इन्हें प्रसारण की सुविधा मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि ऐसे राजनीतिक दलों को आम चुनाव के दौरान
अपने स्टार प्रचारक नामित करने की सुविधा भी मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान ये राजनीतिक दल अपने स्टार को नामित करते हैं और प्रचार करने के लिए उसे उपयोग में लेते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा। इसके बाद फिर एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अपने लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पार्टियां हीरो को, कुछ हीरोइन को प्रचारक के रूप में नामित करते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतम कितने स्टार प्रचारक रख सकते हैं? तो अधिकतम ये 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का भी विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है, ज़्यादा प्रस्तावक की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है या अगला लाभ आता है इनका कि इन दलों के उम्मीदवारों को मतदाता सूचियों में संशोधन के वक्त मतदाता सूचियों के 2 सेट निःशुल्क पाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मान्यता प्राप्त जो दल होते हैं उनके लिए कुछ लाभ हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो एग्जाम में आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना है परीक्षा में। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था होती है तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं या राजनीतिक दलीय व्यवस्था होती है उसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी पहली विशेषता होती है कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव होता है। तो हमारे भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं तो इसमें क्षेत्र स्तर पर दलों का उद्भव होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं तो हर राज्य में वहाँ पर क्षेत्रीय दल अवश्य पाए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला इसमें आता है विशेषता का पॉइंट कि दल बनाना तथा दल परिवर्तन, ये इनकी विशेषता होती है। तो हमारे भारत में दल बनाए जा सकते हैं और दल में परिवर्तन भी किया जा सकता है। पार्टी बनाई जा सकती है और पार्टी में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अगला है कि प्रभावशाली विपक्ष का अभाव होता है। हमारे भारत में जो विपक्षी दल होता है तो उसमें प्रभावशाली विपक्ष का अभाव पाया जाता है। ये भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की विशेषता होती है। इसके बाद फिर बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि हमारे भारत में बहुत सारे दल होते हैं, तो इस व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है स्पष्ट विचारधारा का अभाव होता है। तो हमारे भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं तो इनमें स्पष्ट विचारधारा का अभाव होता है। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है व्यक्तित्व का महिमा मंडन, मतलब जो भी नेता होता है तो आपने देखा होगा कई बार उसकी बढ़ाई की जाती है, तारीफ की जाती है, तो ये व्यक्तियों का महिमा मंडन करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है पारंपरिक कारकों पर आधारित। तो हमारे भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं ये पारंपरिक कारकों पर आधारित होते हैं और उन्हीं पर आधारित ये कार्य करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे भारतीय दल व्यवस्था की समस्याएं, अर्थात कि हमारे भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। आ रहा समझ में? तो जो भारतीय दलीय व्यवस्था होती है तो उसकी कुछ समस्याएं हैं जो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि सभी दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मतलब हमारे भारत में जितने भी दल हैं तो क्या इन सभी दलों में आंतरिक लोकतंत्र पाया जाता है? ठीक है, तो नहीं होता है। ये इनकी पहली समस्या होती है। दूसरा है कि चुनाव प्रचार में तय सीमा से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टी होती हैं या जो राजनीतिक दल होते हैं ये जितनी सीमा होती है खर्च करने की उससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ये। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि चुनावों में काले धन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े करोड़पति लोग होते हैं जिनके पास काला धन होता है तो काला धन का इस्तेमाल चुनाव में करते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि राजनीतिक दलों का सूचना के अधिकार के अंतर्गत न होना।
अब जो राजनीतिक दल होते हैं तो इनको सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये इनकी जानकारी जनता तक पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं ये, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कि दल बदल तथा स्पष्ट विचारधारा का अभाव होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था में दल बदल की समस्या ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कई बार आपने देखा होगा जैसे भाजपा में जो सदस्य रहते हैं वे कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी में जो सदस्य होते हैं वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे दल बदल की समस्या होती है। इसके बाद में इनमें स्पष्ट विचारधारा का अभाव पाया जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि दल सामाजिक कुरीतियों जैसे परिवारवाद, वंशवाद, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, पितृसत्ता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं इनमें परिवारवाद की समस्या होती है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि परिवार का कोई एक व्यक्ति नेता बन गया है तो फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वह कार्यक्रम चलता रहता है। जैसे पिताजी नेता थे तो उसका पुत्र भी नेतागिरी करेगा, फिर उसके बाद में उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो नेतागिरी करेगी। आ रहा समझ में? तो ऐसे परिवारवाद यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद में वंशवाद भी पाया जाता है, जाति धर्म ये भी पाया जाता है, सांप्रदायिकता मतलब विभिन्न संप्रदाय के लोग इसमें रहते हैं, पितृसत्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कि अपराध का राजनीतिकरण। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो लोग राजनीति में कार्य करते हैं या जो लोग राजनीति में आते हैं वे पहले कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अपराध में पाए गए थे। आ रहा समझ में? तो जो पहले अपराधी होते हैं पता चला कि वही फिर थोड़े समय के बाद में राजनीति में आ जाते हैं, तो इसे कहा जाता है अपराध का राजनीतिकरण। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें सशक्त विपक्ष का अभाव। तो हमारे भारत में जो दलीय व्यवस्था होती है इसमें एक सशक्त एक मजबूत विपक्ष का अभाव होता है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे मध्य प्रदेश में राजनीति। अब मध्य प्रदेश में राजनीति तो देखिए इसमें आगे कि हमारा मध्य प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण हमारे भारत के बीचों बीच भारत के मध्य में स्थित है हमारा मध्य प्रदेश, इसलिए इसका नाम हुआ मध्य प्रदेश। तो मध्य में स्थित होने के कारण प्रारंभ से ही हमारा मध्य प्रदेश राजनीति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस क्षेत्र में अलग अलग राजघरानों का शासन रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति होती है तो मध्य प्रदेश की राजनीति के कुछ लक्षण हैं। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में कि मध्य प्रदेश के राजनीति के लक्षण लिखिए, तो आपको मध्य प्रदेश के राजनीति के लक्षण ही लिखना होगा। अब इसमें पहला पॉइंट देखिए कि पारंपरिक व आधुनिक दृष्टिकोण का मिला जुला स्वरूप होता है। आ रहा समझ में? मतलब जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण होता है इसका मिला जुला रूप हमें हमारी मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा आता है कि धर्म, भाषा, जाति और संप्रदाय आदि का प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति पर देखा जाता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि राज्य के शासन में तीव्र गुटबंदियां होती हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी अपन देखते हैं कि जितने भी दल होते हैं या मध्य प्रदेश की जो राजनीति में जितनी पार्टीज होती है इनमें गुटबंदियां होती हैं। इसके बाद में यहाँ तक कि जो हमारी सरकार सत्ता में होती है या जो भी दल सत्ता में होता है तो उसमें भी गुटबंद या उसमें भी गुट पाया जाता है। आ रहा समझ में? इसके बाद में फिर अगला आता है इसमें कि राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति तथा अस्थिरता की समस्या इसमें होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक दल होते हैं इसमें दल बदल की प्रवृत्ति पाई जाती है। आ रहा समझ में? कई बार आपने टीवी चैनल पर देखा होगा, समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि बहुत सारे सदस्य इस पार्टी को छोड़कर उस दूसरी पार्टी में चले गए हैं, ठीक है। अब मैं किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी का नाम और उन सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, तो आप जानते हैं इसके बारे में। तो कई बार ऐसे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची रहती है, ठीक है, या उथल पुथल होती है। इसके बाद फिर अगला इसमें आता है कि केंद्र द्वारा
राज्य की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयत्न। तो कई बार जो केंद्र में सरकार होती है तो केंद्र की सरकार या केंद्र के हाईकमान मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। केंद्र में जो हाईकमान होते हैं वे जो चाहेंगे वही राज्य में नेता बनते हैं, आ रहा समझ में, और उससे ही राज्य में टिकट भी दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के राजनीति के लक्षण होते हैं फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे मध्य प्रदेश के राजनीति की विशेषताएं। अब मध्य प्रदेश में जो राजनीति है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता देखिए इसमें श्रेष्ठ स्वरूप की राजनीति। ठीक है, तो वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। तब मध्य प्रदेश की राजनीति अपने श्रेष्ठ स्वरूप में थी और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की धारा से ओतप्रोत लोग यहाँ की राजनीति में आए थे। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें शिखर से धूल तक। अब शिखर से धूल मतलब ऊपर से नीचे आना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना भी करना पड़ा है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्रियों में जैसे अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, श्यामाचरण शुक्ल, वीरेंद्र सकलेचा आदि नेताओं ने भी विधानसभा के चुनाव में हार का सामना किया है। मतलब ये शिखर से नीचे आए थे, तो शिखर से धूल तक का सफर भी इन्होंने किया था। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें असंतोष और बगावत। ठीक है, अब असंतोष और बगावत तो इसमें क्या होता है, तो देखिए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार क्षेत्र के राजनीतिक दलों को आपसी असंतोष व बगावत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें जो सदस्य कार्य करते हैं वे संतुष्ट नहीं होते हैं और कई बार बगावत कर देते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों का सामना भी मध्य प्रदेश की राजनीति के द्वारा किया जाता है। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी के 22 विधायकों ने अपने नेता सिंधिया के साथ मिलकर कांग्रेस में बगावत कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में कांग्रेस सरकार की जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी सरकार गिर गई, उसकी सरकार अल्पमत में आ गई थी कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, और इस प्रकार अनेक बार राजनीतिक दलों के आपसी असंतोष, आपसी कलह व बगावत के कारण या बगावत की वजह से राजनीति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। फिर अगला आता है इसमें पार्टी हाईकमान का प्रभाव। ठीक है, तो पार्टी हाईकमान का मतलब कि पार्टी में जो उच्च पद पर लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है पार्टी हाईकमान। ठीक है, तो प्रारंभ से जिन राज्यों में बड़ी बड़ी पार्टियों की सत्ता व प्रभाव रहा है वहाँ की राजनीति में या वहाँ की राजनीति को पार्टी हाईकमान की नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं। आ रहा समझ में। और राज्य में जब कोई पार्टी बहुमत प्राप्त करती है तो उस पार्टी का हाईकमान ही निर्णय लेता है। आ रहा समझ में। तो पार्टी हाईकमान का मतलब होता है कि पार्टी में जो उच्च पद पर बैठे हुए होते हैं तो वे उच्च पद पर बैठे हुए लोग ही निर्णय लेते हैं कि जिस राज्य में सरकार या जो पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है तो उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये सब पार्टी हाईकमान ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है इसमें दल बदल। अब दल बदल मतलब दल को बदलना। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो इसी के चलते हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट के 22 कांग्रेसी विधायक ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ठीक है, और राज्य की राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति प्रभावी रूप से हमें देखने को मिलती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि विभिन्न वर्गों का राजनीतिक महत्व। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। अब गणतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो जब हमने राज्य व्यवस्था को शुरू किया था तो उस टाइम हमने आपको बताया था गणतंत्र का अर्थ होता है कि ऐसा देश जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो उसे हम गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा भारत भी क्या है, तो हमारा भारत भी एक गणतंत्रात्मक राज्य है जिसमें प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र
का शासन होता है। हमारे भारत में किसका शासन है? तो हमारे भारत में जनता का शासन है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र का शासन। और लोकतंत्र का सरल अर्थ होता है जनता का शासन। जब तक जनता चाहेगी तब तक पार्टी में सत्ता रहे, जब तक जनता चाहेगी तब तक वह पार्टी सत्ता में रहेगी। हरा समझ में? और जब जनता नहीं चाहेगी तो वह पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बना देगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरल भाषा में याद रखना, जनता का शासन। तो इसमें किसका शासन होता है? तो इसमें प्रजातंत्र का शासन होता है। और हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था संख्या पर आधारित होती है। राजनीति में विभिन्न वर्गों की संख्या का महत्व होता है। और जैसे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि। ठीक है, तो इन वर्गों की संख्या का महत्व अधिक होता है हमारी मध्य प्रदेश की राजनीति में और हमारी भारत की राजनीति में भी। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें प्रदेश विभाजन। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में 11वीं विधानसभा चुनाव के समय जो राजनीतिक समीकरण थे, हरा समझ में, वे 2001 में छत्तीसगढ़ के अलग होने पर बहुत बदल गए थे। हरा समझ में? क्योंकि जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, तब तक बहुत सारे कांग्रेसी नेता हमारे मध्य प्रदेश में रहते थे। ठीक है, और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला छत्तीसगढ़ पृथक होने से राज्य के राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हो गया था। क्योंकि बहुत सारे सदस्य, बहुत सारे कांग्रेसी विधायक ये कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए थे। ठीक है, और फिर राजनीतिक पार्टियों के नेता व समर्थक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फिर आगे इसमें गुटबंदी व पारस्परिक द्वेष। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में गुटबंदी व पारस्परिक द्वेष भी पाया जाता है पार्टी में। तो वर्तमान राज्य की सभी पार्टियों में गुटबंदी पाई जाती है। जितने भी पार्टी होती है, जितने भी दल होते हैं, गुटबंदी सभी में पाई जाती है। ठीक है, और हाल ही में कांग्रेस का एक गुट, जिसको सिंधिया गुट नाम से जाना जाता है, पारस्परिक द्वेष के कारण टूटकर भाजपा में शामिल हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस की सरकार थी वह अल्पमत में आ जाती है या गिर गई थी। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें विकल्पी सरकार। तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। ठीक है, किंतु जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में सामने आई है। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली गई है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। इसके बाद फिर अगला आता है राजघरानों का प्रभाव। तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर अनेक राजघरानों का दबदबा रहा है या अनेक राजघरानों का बोलबाला रहा है। साथ ही राजाओं, महाराजाओं का भी विशेष प्रभाव रहा है, जिनमें सर्वाधिक चर्चित राजघराना मध्य प्रदेश में सिंधिया राजघराना रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आगे देखिए इसमें मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? तो इसमें देखिए अब आप, तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्व कुछ दल सक्रिय थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यही दल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी। ये बड़ी पार्टी है हमारे मध्य प्रदेश में जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 बड़े राजनीतिक दलों के अलावा और भी अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जिनका जनाधार उपरोक्त तीनों दलों से थोड़ा कम होता है। ठीक है, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये पार्टी भी मध्य प्रदेश में कार्यरत है, परंतु इनको उतना जनाधार प्राप्त नहीं है जितना इन तीनों पार्टियों को प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे
मध्य प्रदेश में राजनीति का टॉपिक और भारत में राजनीति दल का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड। इस यूनिट में या इस टॉपिक में जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।